हेलो, कैसे हैं बच्चों। तो कहते हैं सफलता की जो सीढ़ी है वो कंसिस्टेंट हार्ड वर्क के थ्रू जाती है। सफलता तक पहुंचने के लिए आपको कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और जो बच्चे अभी कंसिस्टेंट हार्ड वर्क कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी, आने वाली ज़िंदगी आसान होने वाली है। और जो बच्चे अभी मज़े कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, उनकी आने वाली ज़िंदगी टफ होने वाली है। बिल्कुल सही बात है, उनको फिर पूरी ज़िंदगी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये ज़िंदगी का नियम है बेटा। जितनी जल्दी सीख लोगे उतना ही फ़ायदे में रहोगे, उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे, उतनी ही ज़िंदगी आसान होगी, अच्छी होगी। चलो इसी के साथ में आज हम शुरू क्या हमने लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था कि एक जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन का। और आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो कोशिश करेंगे कि उनमें मैक्सिमम आज कुछ कवर हो जाएं, है ना। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, बिल्कुल सिंपल और इजी लैंग्वेज में होंगे। लास्ट लेक्चर में जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ था। आज जिस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं एसएचएम पर, जिस तरह से जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको चाहिए होते हैं, मतलब आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए उनके बारे में, तो वो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। हाँ, वैसे वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है बेटा। हाँ, अच्छी बातें करना कोई वेस्ट ऑफ टाइम नहीं, राइट। चलो शुरू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक स्प्रिंग और ब्लॉक सिस्टम हमने लिया था, राइट। और ये इनिशियली कैसे है, इनिशियली हमारे मतलब जो स्प्रिंग है वो आपकी नेचुरल लेंथ में है, तो किसी तरह का कोई फोर्स नहीं है। जिस पोजीशन पर हमने डिस्कस किया था कि जिस पोजीशन पर, ये हम एसएचएम समझ रहे हैं, राइट, सिंपल हार्मोनिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होती है समझा दिया था आपको हमने, मतलब एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लिया था। उसके साथ में ही इसका ग्राफ भी कैसा बनता है, एक्सटी कर्व कैसा बनता है, वो भी हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। लेकिन आज फिर वापस उसको रिकैप करेंगे, है ना। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन क्या होती है, टू एंड फ्रो मोशन क्या होती है ना, वाइब्रेशन और ऑसिलेशन में क्या डिफरेंस है, ये सब हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जहाँ पर आपका F0 होता है, कोई फोर्स नहीं होता, मतलब सिग्मा F इजक्वल टू 0, ऐसी पोजीशन को इसको कहते हैं आप मीन पोजीशन। क्या कहते हैं, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, राइट। और टू एंड फ्रो मोशन कैसे करता है ये, टू एंड फ्रो मोशन बताओ मुझे एक बार। ऑब्वियसली यहाँ से ये ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, मतलब इधर से ये मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन से हमने इसको डिस्टर्ब किया तो ये इधर गया, रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है स्प्रिंग की वजह से, तो इसको वापस लेके आएगा, बैक लेके आएगा। और बैक लेके, लेकिन यहाँ पे बैक वापस आते टाइम, क्योंकि हमने इसको वेलोसिटी v इम्पार्ट की थी, तो ये वापस आते टाइम v वेलोसिटी रिगेन कर लेगा। यहाँ पर 0 हो जाएगी वेलोसिटी, यहाँ पर वापस रिगेन कर लेगा, और ये उस वेलोसिटी के इन्फ्लुएंस में आगे चले जाएगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा ब्लॉक। सपोज इसका मास m है, राइट। तो अब क्या करेगा, वापस रिगेन, वापस फिर यहाँ से कंप्रेस होगी, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है टुवर्ड्स मीन पोजीशन, हमने डिस्कस किया था। तो ये क्या होगा, वापस अपनी मीन पोजीशन पर आ जाएगा, राइट। तो हो क्या रहा है बेसिकली, देखो हम अगर इसकी मोशन को समझना चाहें तो थोड़ा वापस समझ लेते हैं इसकी मोशन को। तो ये देखो यहाँ पर हो रहा है, ये हमारा मीन पोजीशन है, और मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में जो ब्लॉक है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, राइट। तो ये दिस पॉइंट इज कॉल्ड मीन पोजीशन वेयर सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0, मतलब जो भी फोर्स है फोर्स का सम। यहाँ पे वैसे फोर्स क्या कौन सा है, स्प्रिंग फोर्स है केवल, तो स्प्रिंग फोर्स यहाँ पर मीन पोजीशन पर क्या होगा, 0 होगा, राइट। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और इसका हमें जो एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, कौन से, कहाँ से, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल A, राइट। ये हमने प्लस साइड ली, ये वाले डायरेक्शन में प्लस ली हमने, कहाँ से, मीन पोजीशन से, ये आपकी माइनस डायरेक्शन है। तो दूसरे अदर एक्सट्रीम होगा ये, इसके डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मीन पोजीशन से, ऑब्वियसली -a, राइट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, और रिकैप कर लेते हैं। अब ये देखो यहाँ पर जो ये आपका ऑक्सीलेशन किस तरह से हो रहा है, इसमें देखो +a और -a के बीच में हो रहा है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि वेलोसिटी किस तरह से वेरी कर रही है, फोर्स कितना कहाँ पर वेरी कर रहा है, एक्सेलरेशन किस तरह से वेरी कर रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट
किस तरह से टाइम के साथ वेरिएशन है। तो इसके लिए हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया था, राइट। अगर हम ग्राफ को मीन पोजीशन को भी टाइम t इक्वल टू 0 लेके भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप ग्राफ को एक्सट्रीम पोजीशन को भी, मान लो यहाँ से यहाँ पर आ गया पार्टिकल, ये ब्लॉक v वेलोसिटी इम्पार्ट की यहाँ पर पहुँच गया, मतलब प्लस a पर पहुँच गया, जो एक्सट्रीम इसका ऑसिलेशन टू एंड फ्रो मोशन का जो एक्सट्रीम है राइट वाला, उस पर पहुँच गया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आपका यहाँ से भी टाइम t इक्वल टू 0 लेके कर सकते हो। जब यहाँ से टाइम t इक्वल टू 0 लेके किया था हमने एक्सट्रीम पोजीशन से, तो हमारा जो कर्व आया था वो अलग आया था, और जो कैसा कर्व आया था ध्यान है? ओके, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। ये हमारा हमने x लिया, ये t, राइट। तो ये हाँ प्लस a मान लेते हैं इसको, लेट अस अज्यूम इट इज प्लस a, and this is minus a, राइट। ओके, सो कर्व कैसा बनेगा? अगर हम यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे टाइम t इक्वल टू 0 लेते हैं तो कर्व हमारा इस तरह का बना था। ये आपका ये जो कर्व बना है ये आपका कोस फंक्शन है, और इसकी जो जनरल इक्वेशन लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये किस में आ रहा है? x, यहाँ पर x है, देखो ये इस पे आपका x है और ये t है। वाइट पेन से कर दें, ओके राइट, कोई दिक्कत नहीं है। ये x है एंड दिस इज t। सो ये जो कर्व बना है हमारा, ये क्या कौन सा है? ये आपका कोस फंक्शन पर डिपेंड करता, मतलब कोस फंक्शन की जो शेप आती है, कर्व की शेप आती है, वो भी सेम होती है ना। ये हमारा x और t में ग्राफ बना, कैसे क्यों बना है? क्योंकि यहाँ से फोर्स जो है, इसमें फोर्स कैसे करता है, वेरी करता है। फोर्स आपका यहाँ से जैसे जैसे x बढ़ेगा, F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x है, राइट। हाँ, स्प्रिंग के केस में पहले भी हम इसको एनालाइज कर चुके हैं, इस तरह के केस को, कि F जो फोर्स होता है, फोर्स आपका x पे डिपेंड करता है और उसकी डायरेक्शन x के अपोजिट होती है, राइट। तो ये जितने x बढ़ता जाएगा उतना ही फोर्स बढ़ता जाएगा, और फोर्स बढ़ने का मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी आपकी इनिशियली हमने ये इम्पार्ट की है, इसको यहाँ से v वेलोसिटी इम्पार्ट की है एट टाइम t इक्वल टू 0 पर। तो ये आपका यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 0 लेंगे तो अलग कर्व बनेगा, लेकिन हमने एक्सट्रीम पर लिया था, एक्सट्रीम पे टाइम t इक्वल टू 0 लिया था, तो उस केस में हमारा कर्व जो बना था, कर्व जो बन रहा है, क्यों लिया था हमने? क्योंकि आपके एनसीईआरटी में बेटा ये एक्सट्रीम से ले रखा है, राइट। हाँ, यहाँ से ले रखा है कर्व को, तो यहाँ इसलिए मैंने वो ड्रॉ किया था। हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी टाइम t इक्वल टू 0 ले सकते हैं। तो ये आपका टाइम t इक्वल टू 0 यहाँ पे एक्सट्रीम पे लिया था एट प्लस, क्योंकि यहाँ, और इसकी जो इक्वेशन आई थी हमारी है ना, JB फोरियर ने बताया कि इसकी इक्वेशन जो आती है वो आपकी आती है a कोस, जनरल इक्वेशन है आपकी ओमेगा प्लस फाई, ये जनरल इक्वेशन है। और यहाँ पे फाई जो है फेज कांस्टेंट है। फेज कांस्टेंट अब ये डिस्कस करेंगे क्या होता है, वैसे हमने हल्का डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर देखो, अगर फाई आपका 0 है तो t इक्वल टू 0 पर कोस 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? आपकी a हो गई। तो ये देखो यहाँ पर t इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहाँ पे a है इस पॉइंट पर। तो ये हमने किया, ठीक है, ये इक्वेशन आई है हमारी। दूसरी जो इक्वेशन बन सकती है वो हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि हमारा यहाँ पर नहीं, टाइम t इक्वल टू 0 हम यहाँ पर ले रहे हैं मीन पोजीशन पर। तो उस केस में जो कर्व ड्रॉ हो पाएगा, इसमें कर्व सेम वही एम्पलीट्यूड है, वही सारी चीज़, बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी, ठीक है। हाँ, तो ये जो कर्व बनेगा ये यहाँ से शुरू होगा। कहाँ से? इस तरह का कर्व बनेगा बेटा, ठीक है। ये शुरू हो जाएगा आपका कौन सी जगह से? 0 से, ये 0 है। तो ये जो कर्व होगा जो 0 से शुरू हो रहा है एट टाइम t इक्वल टू 0, ये कर्व आता है आपका साइन फंक्शन। और दोनों ही फंक्शन जो है ये साइन ओमेगा t रहेगा यहाँ पर ना। हाँ, यहाँ पर भी फाई इक्वल टू 0 है, ये 0 टर्म है यहाँ पे
इस कर्व में फाई की वैल्यू हमें, लेकिन ये जनरल इक्वेशन लिख दी है ना। हाँ, ये आपकी साइन वाला कर्व हो गया जब t इक्वल टू 0 आप यहाँ पे कंसिडर कर रहे हो। ये कोस वाला कर्व बना जब t इक्वल टू 0 आप एक्सट्रीम पे कंसिडर कर रहे हो। तो क्लियर है ये बात, ठीक है। हाँ, तो ये SHM की जो इक्वेशन बनती है वो ऑब्वियसली आप क्या दोनों ही ले सकते हो, और जो जनरल इक्वेशन बनती है, मतलब ये आपके अगर SHM की इक्वेशन ये दी हुई है x इक्वल टू a साइन ओमेगा t, तो ये भी बेटा करेक्ट है। अगर ये दी हुई है x इक्वल टू या y इक्वल टू, वो डिफरेंस नहीं आता है कि आपके x में मूवमेंट है या y में मूवमेंट है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये y भी ले सकते हो, x भी ले सकते हो, कोई और भी वेरिएबल ले सकते हो आप, a कोस ओमेगा t, तो ये भी करेक्ट है आपकी। और अगर ये कहता है कि x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस आपका b कोस ओमेगा t, कुछ इस तरह से बनाते हैं इक्वेशन ना, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि इसके जनरल फॉर्म में आती है x इक्वल टू आपकी कह सकते हो a1, नया कांस्टेंट ले लेंगे, साइन ओमेगा t प्लस फाई, फेज कांस्टेंट, आपका फेज कांस्टेंट है। ये इक्वेशन बन सकती है इससे। और दूसरी इक्वेशन हमारी अगर मान लो इस तरह की इक्वेशन भी आ सकती है, जनरल इक्वेशन किसी भी फॉर्मेट में लेके आया जा सकता है इसको, इस तरह के, ये वाले फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ मैं ना। हाँ, कोस ओमेगा टी प्लस फाई, अगर ये इक्वेशन कहीं पर भी आपको नजर आती है तो ये सब SHM की इक्वेशन रहेंगी बेटा। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, इस तरह की इक्वेशन आपकी SHM की रहेंगी। और इवन ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपकी स्क्वायर में आती है, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर इस तरह की बात आती है, या फिर एक्स साइन की पावर 4 कोस की पावर 4 इस तरह से भी आती है, तो उसको भी अगर हम इस फॉर्मेट में लेके आ सकते हैं उस इक्वेशन को, तो वो आपकी SHM को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर है? चलो, ये थोड़ा बिल्कुल बेसिक बात हो गई। अब इसको आगे थोड़ा समझ लेते हैं इसमें कि क्या हो रहा है इसमें। यहाँ पर हम, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। देखो, अब हम देखते हैं कि आपके जो एक्स, वी और एक्सलेरेशन वगैरह ये सब कैसे वेरी कर रहे हैं, राइट, और कौन से पॉइंट पर किस तरह से रहेंगे। तो ये देखो, ये मीन पोजीशन है। हम सब कुछ किससे कंसिडर करते हैं, ध्यान रखना, जो भी चीज़ें हम कंसिडर करते हैं ऑब्वियसली मीन पोजीशन से कंसिडर करते हैं। कौन से? मीन पोजीशन से। ध्यान रखना, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, मीन पोजीशन से आपको कंसिडर करनी है। तो ये मीन पोजीशन के केस में ये वाला कर्व बनता है, साइन कर्व बनता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो जनरल इक्वेशन आएगी वो आएगी a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये हमारी जनरल इक्वेशन है जब हम मीन पोजीशन पे t इक्वल टू 0 कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेट। तो यहां पर देखो, यहां पे क्या रहेगा, मीन पोजीशन पे इनिशियली हमने वेलोसिटी इंपार्ट की है v, तो ये v हो गया। x यहां पे कितना है, 0 है ऑब्वियसली, x इक्वल टू 0। अच्छा, इसके साथ में ही यहां से फोर्स कितना है, फोर्स हमारा सिग्मा f या f इक्वल टू 0। यहाँ पे मीन पोजीशन पे कोई फोर्स नहीं होता। इसके साथ में जैसे अब इसको यहाँ पे डिस्प्लेस किया, ये राइट एक्सट्रीम पे गया, राइट एक्सट्रीम पे गया तो वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू होगी, क्योंकि ये जो फोर्स है वो आपका स्प्रिंग फोर्स इसको अपोज कर रहा है। स्प्रिंग फोर्स कैसा, रीस्टोरिंग फोर्स की तरह से काम कर रहा है, मतलब पोजीशन को वापस रीस्टोर कर रहा है इसके ओरिजिनल पोजीशन पर, मतलब मीन पोजीशन पर। तो यहाँ पर जाते जाते आपका v इस साइड में प्लस, ये v की डायरेक्शन ये है प्लस में, ए की डायरेक्शन आपकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी है, माइनस होगी, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, v इक्वल टू 0। और x कितना हो गया, यहाँ पर a तक पहुँच गया, प्लस a तक, सो ये प्लस a, राइट। फोर्स यहाँ पे कितना रहेगा, फोर्स की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे अभी, कितना आएगा फोर्स, लेकिन 0 नहीं होगा, ये तो हमें समझ में आ गया। अगर 0 होता तो फिर पार्टिकल ब्लॉक जो है यहीं पर रुक जाता, तो ब्लॉक आपका क्या कर रहा है, वापस आ रहा है, इसका मतलब फोर्स आपका 0 नहीं है ना, राइट, वेरी गुड। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, जब ये वापस आया यहाँ से तो वापस वेलोसिटी v हो गई, इसके साथ में x वापस 0, f 0, लेकिन v वेलोसिटी के इन्फ्लुएंस में इसने स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू कर दिया, तो ये इधर आएगा। तो यहाँ पर आपका v जो है वेलोसिटी आपकी वापस क्या हो जाएगी, एक्सट्रीम पर 0 हो जाएगी, x क्या होगा, माइनस a हो गया, f ऑब्वियसली इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, राइट। f की वैल्यू अलग रहेगी। तो f
आप कैसे करोगे v की वैल्यू यहाँ पे किसी बीच में पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पर कैसे कैलकुलेट करोगे? तो उसके लिए बेटा यहाँ पर है ये वाला, या x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? एट टाइम t। एट टाइम t का मतलब क्या हो गया कि कहीं पर भी सपोज पार्ट जो ब्लॉक है आपका, ब्लॉक यहाँ से मूव करके यहाँ पहुंच गया, इस पॉइंट पर पहुंच गया। कौन से पॉइंट पर हुआ? यहाँ से मीन पोजीशन से यहाँ पर पहुंच गया और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो एट टाइम t आपकी जो x की वैल्यू दी जाती है, x कैसे निकाला जाता है, ये वाली इक्वेशन है उसके लिए, राइट। यहाँ से अगर हम t की इक्वेशन रखें, t की वैल्यू रखें, सॉरी, फाई अगर हमारा 0 है तो फाई 0 रख सकते हैं, फेज कांस्टेंट वो गिवन होगा आपको। और साइन ओमेगा, ओमेगा आपके क्या है, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। किसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी? किसकी है? इस SHM की। अब आप कहोगे कि सर इसमें एंगल तो कहीं पे कुछ हो नहीं रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही है ना? हाँ, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही है, टू एंड फ्रो मोशन है स्ट्रेट लाइन पर ही। तो ठीक है बेटा, एंगुलर ये अभी के लिए समझो कि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और ये कहाँ से आई है? क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है, क्या मतलब ये SHM जो है, SHM को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आपका साइन फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है SHM को। किससे? साइन फंक्शन से। तो साइन फंक्शन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका t इक्वल टू 0 पर है, ये t इक्वल टू 0। और ये जो हो गया, आप ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ये t अगर इसका टाइम पीरियड t है, टाइम पीरियड क्या होता है? जितने टाइम में मोशन अपने आप को वापस रिपीट करती है। मतलब आपने 0 से शुरू किया, मतलब यहाँ से मीन पोजीशन से शुरू किया, पार्टिकल यहाँ पे गया, वापस आया, फिर इधर आया एक्सट्रीम पर, उसके बाद में वापस इधर आ गया। तो ये जो टाइम लगा, ये जो टाइम लगा, ये दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और इसके बाद में मोशन रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो जितने टाइम पीरियड में, जिस टाइम इंटरवल में मोशन अपने आप को रिपीट करती है ना, रिपीट होती है, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, राइट। तो ये समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। तो ये यहाँ से ये पोजीशन देखो, यहाँ से इधर आया, तो ये आपका a प्लस हो गया, प्लस a, यहाँ पे प्लस a हो गया। तो ये टाइम पीरियड लगा, क्योंकि देखो मोशन क्या हो रही है, 4 हिस्सों में है। कितने में? 4 पार्ट्स में है। पहला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का, फिर वापस दूसरा यहाँ से यहाँ तक का, थर्ड पार्ट यहाँ से यहाँ तक का, फोर्थ पार्ट वापस यहाँ से यहाँ तक का। तो 4 इक्वल पार्ट्स में मोशन हो रही है। दैट मीन टाइम जो लगेगा चारों में, यहाँ से और यहाँ तक, एक्सट्रीम मीन से एक्सट्रीम बराबर लगता है। कितना लगता है? इक्वल लगता है। टोटल टाइम पीरियड हमने इसका के लिए कितना लिया है? t लिया है हमने। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा? ये पार्टिकल का मूव क्या कर रहा है? ये x को शो कर रहा है, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा था, ये t/4 लग गया, राइट। अब पार्टिकल यहाँ पर आ गया, यहाँ पे आपका अच्छा ये दोनों वैसे अलग कर दिए, लेकिन एक ही पॉइंट पे आएंगे, है ना? हाँ, ऐसे एक ही पॉइंट पे रहेगा, ये कॉमन पॉइंट रहेगा। ये यहाँ पे t/2 हो जाएगा टाइम पीरियड। यहाँ पर ये आपका 3t/4 है ना। ये t/2 कैसे हो गया? 2t/4 है ना, यानी t/2 हो गया। और यहाँ पर जो मोशन कंप्लीट हो गई, यहाँ से ये भी ऐसे हो गई है ना। हाँ, यहाँ पर मोशन कंप्लीट हो गई, तो यहाँ पर ये आपका टाइम पीरियड हो गया t, राइट। तो ये जो टाइम पीरियड हो गया t, तो ये इस तरह से मोशन को रिप्रेजेंट कर टाइम, मतलब ये जो कर्व हो गया, साइन कर्व हो गया, देखो ये टाइम के साथ में चल रहा है। टाइम आपका x और t के बीच में जो कर्व है, और यही जो कर्व है आपका, ये अगर हम कहें फेज, इसको कह लें कि हम ये थीटा है हमारा, क्या है? थीटा। तो ये थीटा और t के बीच में भी कर्व होगा, सेम इसी तरह कर्व होगा, ठीक है? बात समझ में आ रही है? हाँ। पर ये हम एंगुलर सिंपल हार्मोनिक SHM में पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ेंगे, अभी नहीं करेंगे इसको डिस्कस। तो ये देखो, ये अब क्या हो रहा है कि जहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कि, अच्छा फ्रीक्वेंसी आपको पता है, हाँ, लेकिन एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेटा इस कर्व के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, और इसको हम और डिस्कस करेंगे कि सर्कुलर मोशन को, किसी भी सर्कुलर मोशन को आप SHM के रूप में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी सर्कुलर मोशन जो होती है वो अपने डायमीटर पर क्या करती है? डायमीटर पर SHM होती है, SHM को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है? हाँ, ये समझेंगे, अभी समझेंगे। इसके लिए अभी के लिए ये समझ लो कि हाँ, फ्रीक्वेंसी है आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। चलो ठीक है, अब ये हो गया। अब ये बताओ मुझे, अगर हमें x गिवन है, ये वाले एक x की इक्वेशन ये गिवन है, तो v कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली इसको डिफरेंशिएट करके, dx/dt करके,
सो ए ओमेगा, ओमेगा कहाँ से आ गया, चलो पहले ए तो कांस्टेंट है, साइन का क्या बन गया, कोस हो गया, कोस ओमेगा टी प्लस फाई, ये हो गया। और ओमेगा टी आपका टी का फंक्शन है, तो इसको भी क्या करेंगे, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑब्वियसली ये कहाँ जाएगा, जो बच्चे मैथ के हैं उनको थोड़ा आइडिया है, तो ये हमारा साइन का क्या आएगा, साइन का ऑब्वियसली क्या आएगा, ए ओमेगा को, साइन का कोस बनता है बेटा डिफ्रेंशिएशन में, सो कोस ओमेगा टी प्लस फाई आ जाएगा, प्लस का ही बनता है, तो वी जो होगी आपकी क्या आएगी एट टाइम टी, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाई, और वी आपकी यहाँ पर कितनी होगी, ऑब्वियसली जीरो। यहाँ पे देखो, यहाँ पर जब इसको जीरो कर देंगे, यहाँ का मतलब क्या है कि यहाँ पे फेज, अच्छा इसको और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये है, इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पर जीरो जो है, यहाँ पर जीरो क्या है, ओमेगा टी प्लस फाई फेज, और फेज हमारा है ओमेगा टी प्लस फाई, ये वैल्यू यहाँ पर मीन पोजीशन पर जीरो है, ठीक है। और यहाँ पर पहुँचने के बाद में कितनी हो गई, पाई बाई 2 हो जाती है, कितनी, पाई बाई 2 हो जाती है, राइट। हाँ, तो यहाँ पर कितनी हो गई, ओमेगा टी प्लस फाई इक्वल टू पाई बाई 2। इसके बाद में वापस आ गए, वापस आने के बाद में यहाँ पर कितनी हो जाती है, ये वापसी में पाई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, पाई हो जाती है, राइट। यहाँ पर आपके इस एक्सट्रीम पे माइनस इस पे ओमेगा टी प्लस फाई इक्वल टू 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 से चेंज हो रहा है ना, हाँ, यहाँ से और यहाँ तक की कितनी है, थीटा की टर्म्स में अगर हम देखते हैं तो आपके पाई बाई 2 है, थीटा कितना वेरी कर रहा है, पाई बाई 2 से वेरी कर रहा है। और जब वापस यहाँ पे आ रहा है तो ये हो गई हमारी 2 पाई, मतलब थीटा किस तरह से वेरी कर रहा है, फेज किस तरह से वेरी कर रहा है, फेज आपका इसकी वैल्यू एक्सट्रीम पर पाई बाई 2 होती है, कितनी होती है, पाई बाई 2 होती है एक्सट्रीम पर, या तो पाई बाई 2 होगी, अगर इस एक्सट्रीम पे है तो 3 पाई बाई 2 होगी। ऑब्वियसली मीन पोजीशन पर है तो हमेशा 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई इस तरह से रहेगी ना, हाँ। वैसे तो 0 से 2 पाई में आपके कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो जाती है ना, एसएचएम का जो फेज है, मतलब पूरा फेज वो कंप्लीट हो जाता है 0 से 2 पाई में, तो ये ध्यान रखना है इसमें। तो बेटा फेज में कंफ्यूज नहीं होना है अपने को ना, फेज में यहाँ पर वैल्यू के हिसाब से कैसे चेंज हो रही है, देखो ये जो करो हम, ये जो साइन कर्व आता है हमारा, साइन कर्व आ रहा है, ठीक है। तो साइन कर्व में क्या होता है आपका, जो देखो साइन 0 की वैल्यू आपकी 0 होती है, तो x जैसे वेरी कर रहा है, यहाँ पे x है ना आपका, ये y डायरेक्शन में, मतलब y पर x लिया है और x पे हमने t, मतलब x पर क्या लिया है, t लिया है, इस पे डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम इस एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसको फेज कहते हैं, ध्यान रखना इसमें कंफ्यूज नहीं होना, किसको फेज कहते हैं, आपका ओमेगा टी प्लस फाई, ये फेज है, ये वाली जो वैल्यू है ये फेज है आपके, ओमेगा टी प्लस फाई, फाई को फेज मत लेना, ये ओमेगा टी को फेज मत लेना। ये क्या कर रहा है, टी क्या बता रहा है, ये फंक्शन ये बता रहा है कि इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो तो कांस्टेंट ओमेगा है, लेकिन ये किस पे, जो फेज है इसका, मतलब इसकी वैल्यू है थीटा की जो वैल्यू है वो टी पर डिपेंड कर रही है, टाइम पर डिपेंड कर रही है, टाइम डिपेंडेंट है। तो इसी वजह से आपका जैसे देखो यहाँ पर अगर हम ओमेगा टी प्लस फाई, इसको बोलते हैं फेज, फेज की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर देखो ये 0 आ गया। अगर हम इसको पाई बाई 2 करें, ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू पाई बाई 2 है, इसका मतलब क्या हो गया, इसकी वैल्यू देखो ओमेगा टी प्लस इसके पाई बाई 2 रख तो साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1 होता है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, प्लस ए आई, ये प्लस ए यहाँ पर, यानी कि पार्टिकल कहाँ पे था, जब 0 थी तो यहाँ पे पार्टिकल यहाँ पर था, जब आपकी पाई बाई 2 होगी वैल्यू तो पार्टिकल यहाँ पर आ गया, क्योंकि एम्पलीट्यूड कितना आ गया हमारा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए आ गया, तो यहाँ पर ए है देखो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब इस पॉइंट पर हमारे फेज की वैल्यू, यहाँ पर फेज कितना हुआ, पाई बाई 2 हुआ, मैं वापस समझा देता हूँ ना, फेज ये आपका पाई बाई 2 हुआ इस पॉइंट पर, जब इस पॉइंट पर आ गया, यहाँ से मीन पोजीशन से यहाँ पर आ गया, और मीन पोजीशन पे कितना था, साइन इसके फेज को 0 रखेंगे तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट 0, तो यहाँ पर आपका फेज मीन पोजीशन पर और डिस्प्लेसमेंट 0 है,
तो यहाँ पर फेज जीरो है। यहाँ पर आपका π/2 हो गया। अब पार्टिकल जैसे वापस जा रहा है तो वापस मीन पोजीशन पे आ गया, तो साइन की वैल्यू मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो साइन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए ना साइन की वैल्यू। तो साइन मतलब साइन थीटा मान रहे हैं ना इसको थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू जीरो जीरो होनी चाहिए। तो दैट मीन्स जीरो कब होगी, वापस आते टाइम। अब जीरो से π/2 तो पहुंच चुके हैं हम, जीरो से जीरो π/2, तो वापस ये देखो जीरो हो गई ना। जीरो होने का मतलब क्या हो गया कि साइन की वैल्यू जीरो हो गई। तो साइन की वैल्यू जीरो कब होगी, जब पाई पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर फेज थीटा की वैल्यू पाई हो जाएगी, यानी कि फेज की वैल्यू पाई हो गई। तो वापस आते टाइम ये फेज आपका पाई हो गया, राइट। अब यहाँ से अब आगे जाएगा पार्टिकल, इस साइड में जाएगा, तो वापस देखो एम्पलीट्यूड -a हो रहा है, तो साइन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू -1 होनी चाहिए ना। हाँ, तो π/2 से ही आपका वापस यहाँ पे π/2 से और ऐड हो गया इसमें, मतलब फेज में आपका पाई था प्लस π/2, तो आपका 3π/2 हो गया यहाँ पर इस पेज पर। और साइन 3π/2 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब कितना हो गया, साइन का मतलब कितना हो गया, माइनस हो गया, साइन की वैल्यू माइनस आएगी, तो ये आपकी -1 हो जाएगी। 3π/2 साइन 3π/2 -1 होती है, तो ये आपका -a आ जाएगा एम्पलीट्यूड। और फिर पार्टिकल वापस यहाँ से फोर्स के कारण वापस मीन पोजिशन पर आ रहा है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट वापस जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट वापस जीरो होने का मतलब क्या है कि साइन वापस जीरो हो गया। साइन अब 3π/2 पहुंच गया, तो वापस अगर आपका किस पे आ जाएगा, 2π पर आ जाएगा। साइन 2π की वैल्यू हमें नेक्स्ट वैल्यू कितनी आएगी जिसपे साइन जीरो हो सकता है, 3π/2 की 2π आएगी बेटा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये 2π हो जाएगा। तो ये कहाँ पर पहुंच गया, अब ये यहाँ पर पहुंच गया जब आपका फेज 2π हो गया। तो ये फेज की बात है, ध्यान रखना, ये फेज की बात है। फाई वगैरह फेज कांस्टेंट या केवल ओमेगा टी की वैल्यू या फिर फाई, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये टोटल वैल्यू है इसकी, ठीक है। हाँ, ये हमने लेकिन इस केस में ये पर्टिकुलर स्पेशल केस लिया है जिसमें फाई की वैल्यू हमने जीरो रखी है, क्योंकि अगर फाई की वैल्यू कुछ होती है तो टाइम t = 0 पर फाई मतलब ये कर्व जो आपका है या तो यहाँ से स्टार्ट होता या फिर आपका इस साइड से ऐसे स्टार्ट होता या फिर इधर से स्टार्ट होता है ना। हाँ, ऐसे ऊपर से ऐसे आता, इस तरह से होता। तो फाई की वैल्यू पे डिपेंड करता है कर्व। तो यहाँ पे हमने फेज कांस्टेंट कितना लिया, जीरो लिया है, इसको किया है। उसी के हिसाब से फिर वापस मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये हमने वी और ये सब चीज़ें देख लिया। फेज का बच्चों थोड़ी गलती करते हैं ना। हाँ, अब क्या करेंगे हम, ये तो हमें समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी कर रहा है इसमें, और हमारा साइन कर्व से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसको, SHM से, SHM को। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है किसका, टी के साथ में कैसे वेरी कर रहा है और फेज के साथ में कैसे वेरी कर रहा है। देखो दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो टाइम के साथ में कैसे वेरी करता है डिस्प्लेसमेंट आपका, और दूसरा फेज के साथ में कैसे वेरी करता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ होना चाहिए कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जहां पर एम्पलीट्यूड आपका क्या हो जाए, +a हो जाए, -a हो जाए, दैट मीन्स वहां पर साइन मतलब फेज की वैल्यू कितनी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि π/2 + फाई रहेगा, नहीं, फेज की टोटल वैल्यू मतलब ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू वो π/2 रहेगी या 3π/2, इधर π/2 इधर 3π/2 रहेगी, ठीक है। बीच में है तो कितना रहेगा, ये तो जीरो रहेगी। अगर स्टार्ट करा तो जीरो रहेगी फेज की वैल्यू, और वापस यहाँ से आ रहा है यहाँ पहुँच गया तो 3π/2 रहेगी, सॉरी पाई रहेगी, और वापस इधर से वापस इधर आ गया तो 2π हो जाएगी, ठीक है। हाँ, मीन पोजीशन पे आपके 0, पाई और 2π रहेगी, और एक्सट्रीम पोजीशन पे आपकी π/2 और 3π/2 रहेगी वैल्यू, फेज की वैल्यू, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बेटा, इसमें किसी तरह कोई शंका नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो ग्रेट। अब हम आते हैं किस पे कि वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है इसमें ना। वेलोसिटी का ये देख लिया हमने कि v = अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, x का जो फंक्शन है इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी निकालने के लिए वही करते हैं, डिफ्रेंशिएट ही करते हैं ना। हाँ, तो हमने डिफ्रेंशिएट किया इसको, और ये हमारा आया a cos ωt + फाई। ओके, तो ये देखो क्या आया हमारा वेलोसिटी है v = a cos ωt + फाई, ठीक है। मैं वापस लिख रहा हूं, यहाँ पे आपका ओमेगा है वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, राइट। और फाई जो है वो फेज कांस्टेंट है, इसको फेज कांस्टेंट बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी जो पार्टिकल एट टाइम t = 0 पर जहां उसकी पोजीशन को बता रहा है ये,
कि ना उसके स्टेटस को बता रहा है फेज कांस्टेंट कि टाइम t इक्वल टू 0 पर कहाँ था पार्टिकल। और ओमेगा टी प्लस फाई, यानी कि दैट इज, अगर हम इसको थीटा कहे तो ये हमारा है फेज। क्या है? फेज। ये हमारी कंप्लीट पोजीशन को बता रहा है टाइम t पर, किसकी? पार्टिकल की, कि पार्टिकल कौन सी जगह पर है, जो ऑक्सीलेट कर रहा है ना पार्टिकल, हाँ, तो वो कौन सी जगह पर, कहाँ पर? यहाँ पर एनी टाइम t पार्टिकल यहाँ है या फिर यहाँ पर है। ये क्या आपका बताता है फेज। और एक्सट्रीम पोजीशन पर जो है एक्सट्रीम, यहाँ पर π/2 हो जाता है फेज, यहाँ पे 3π/2 हो जाता है जब वापस इधर आता है ना, हाँ। और मीन पोजीशन पे आपका 0, π और 2π होता है। फेज होता है, ध्यान रखना, फाई नहीं होता है ना, ओमेगा टी नहीं होता, फेज होता है, फेज की वैल्यू होती है वो। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे गलतियां करते हैं, इसलिए मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ बेटा। अच्छा, अब ये देखो, ये क्या हो गया आपका, ये आ गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये वेलोसिटी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना, हाँ। किसी भी पॉइंट, किसी भी टाइम t पर जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, कहाँ लिया था हमने? यहाँ पर। क्योंकि एक्सट्रीम पे तो क्या होगा, एक्सट्रीम का मतलब तो यहाँ पे आपके एक्सट्रीम का मतलब π/2 रख देंगे तो वेलोसिटी ऑब्वियसली 0 हो जाएगी। यही तो हमने किया था। देखो यहाँ पे एक्सट्रीम पे आपके ओमेगा टी फेज कितना हो गया? π/2 है, तो π/2 रखेंगे, इसमें π/2 रखेंगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली ये कोस π/2 0 होता है, सो v इक्वल टू 0 हो जाएगा। और v इक्वल टू 0 हमने लिखा है, और वही ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जब 0 होगी एक्सट्रीम पे, तभी तो वापस मोशन शुरू होगी। वेरी गुड। तो मुझे लगता है आप बच्चों को ये सब कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे आपको। तो हम इसको आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बेटा a ओमेगा और कोस, देखो एक ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस, आइडेंटिटी होती है ना, हाँ, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर है? और कोस स्क्वायर थीटा हम कैसे लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कर सकते हैं। और कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, राइट। तो ये हम कर सकते हैं। कोस ओमेगा टी प्लस फाई को क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। और इसको हम क्या, इसको हम थीटा ले लेते हैं, इस टर्म्स को अज्यूम किया ना हमने, ये रहा, हाँ, राइट। तो ये हो गया हमारा कोस को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, हाँ। यानी कि ये हम लिख सकते हैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। चलो फाई इसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं, कन्फ्यूजन नहीं आएगा किसी बच्चे को। तो ये आ गया बेटा। और ये देखो यहाँ से फर्स्ट से ये क्या है? x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई का मतलब क्या हो गया? x अपॉन ए, है ना, हाँ, ओके। सो ये हो गया ए ओमेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर का है, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई कितना है? x अपॉन ए, ये है, और ये स्क्वायर है, तो हमने स्क्वायर कर दिया इसको। सो ये ए ओमेगा, देखो a बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा ऊपर। चलो ठीक है, कोई बच्चा कन्फ्यूज ना हो, इसके लिए मैं कर ही देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गया, हाँ। सो ये ए ओमेगा, ए बाहर आ गया, तो ये इसको डिनोमिनेटर में आएगा, और ये हमारा हो गया, बस अंदर क्या बच गया? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये हो गया ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो v हमारी जो आ गई, v जो फंक्शन आया, किसका v कैसे आया? देखो v आ गया हमारा v इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा v आ गया वेलोसिटी एट एनी डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम द मीन पोजीशन। x के टर्म्स में आया ना, हाँ। सो एट एनी डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से यहाँ पर x डिस्प्लेसमेंट पर, यहाँ पर ये इस पॉइंट पर क्या आ गया हमारा? वेलोसिटी। कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो आगे पीछे कैसे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर x अगर डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट का किसी भी टाइम पर उस पार्टिकल का,
SHM में, तो हमारी वेलोसिटी इस तरह से होगी, ये वेलोसिटी होगी, राइट। तो वेलोसिटी आपकी समझ में आ गई कि हमारी जो वेलोसिटी होगी, इसको रीड्रॉ कर लेता हूँ एक बार इस पॉइंट को। हाँ, ये ले लेते हैं हम लाइन। ये हमारी मीन पोजीशन है, सपोज ये मीन पोजीशन हो गई, तो x इक्वल टू 0 यहाँ पर, तो और ये हमारा प्लस a, ये माइनस a, ये पॉइंट पर। तो अब ये समझ में आ रहा है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि यहाँ से x डिस्टेंस पर पार्टिकल सपोज यहाँ पर है, पार्टिकल यहाँ पर है p, कितनी डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे। तो इस x डिस्टेंस, x डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी पार्टिकल की, क्या आएगी, वेलोसिटी एट x, ये क्या आएगी, ओमेगा a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये वेलोसिटी आ रही है हमारी, राइट। अगर देखो वैल्यू पुट करके देख लो आप, यहाँ पर होता है हमें पता है x इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 0 रखो, स्क्वायर रूट ये आएगा, तो a का स्क्वायर रूट को हटाओगे a स्क्वायर का, तो a आ जाएगा। सो ये मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई, कहाँ पर, यहाँ पर। और वो हमें पता है कि यहाँ पे कहाँ पे मीन पोजीशन में मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। सो ये v मैक्स क्या आ गया, a ओमेगा आ गया। बिल्कुल पक्का रिजल्ट याद कर लो बेटा, हाँ सिंपल रिजल्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें तो देखो यहाँ पर क्या होगी, x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे x है, यहाँ तक पहुँचेंगे तो a हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मतलब 0 हो गया। तो ये वेलोसिटी यहाँ पर कितनी आ गई, 0 आ गई। यहाँ पे v मैक्स आ गई, क्लियर है। यहाँ पे देखो वापस a आ गया, x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस a हो गई, तो स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी 0, तो वेलोसिटी वापस कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। हाँ, तो ये वेलोसिटी आपकी इस तरह से वेरी करती है। ये रिजल्ट को भी बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए ताकि फास्ट कैलकुलेशन आप कर सके, स्पीड आपकी बन सके एग्जाम में, ठीक है। ये आपको ये मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होती है और उसकी वैल्यू क्या होती है, ये भी आपको, क्योंकि आप यहीं से रख देंगे, आपको पता रहेगा मीन पोजीशन पे है, तो सीधा सिंपल से अगर ये फॉर्मूला भी आपको याद है तो आप सीधा कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे ना, हाँ। तो हम क्या करेंगे, ये हमें हमारा जो फंक्शन आया था, क्या आया था, v इजकल टू, v को हम t के टर्म्स में लिख रहे हैं ना v, हाँ। तो v इजकल टू a ओमेगा कोस ओमेगा t प्लस फाई, ये था। अगर हम इसको वापस डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या होगा, वो a हो जाएगा, a इजकल टू dv बाई dt इजकल टू a ओमेगा, और कोस का क्या आएगा, साइन, माइनस साइन आएगा, तो ये माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन थीटा कोस थीटा को डिफ्रेंशिएट करते हैं क्या आता है, माइनस साइन थीटा आता है बेटा, हाँ। और ये एक ओमेगा टी, इसका ओमेगा टी फंक्शन है, मतलब टी का फंक्शन है, तो इसका ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो इंटू ओमेगा हो जाएगा, ए ओमेगा इंटू ओमेगा मतलब ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। सो ये आपका ए का फंक्शन आ गया, ए क्या आ गया, ए इजक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। कहाँ पर आया ये, एट एनी टाइम, एनी मोमेंट, एट एनी मोमेंट मीन्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया ये, है ना, हाँ, एट एनी टाइम टी। तो ये हो गया आपका ए हो गया। अब इसमें भी देख लेते हैं, फेज के हिसाब से भी कर सकते हो इसको। देखो यहाँ पे फेज, ये हमारा क्या है, ये फेज है हमारा, फेज। तो यहाँ पर देखो मीन पोजीशन पे फेज रख के देखो इसको, साइन की वैल्यू, साइन 0, मीन पोजीशन फेज कितना होता है, 0 होता है, तो इनिशियल तो 0 हो गया, तो आपको देखो कितना हो गया, साइन 0 मतलब 0, तो ए क्या हो गया, यहाँ पे 0 आया बेटा, ए कितना आया, ए आपका 0 आ गया। अच्छा ठीक है, पाई भी रहता है मीन पोजीशन पे, पाई रख के देख लो, साइन पाई 0 वापस, तो 0, ए 0, 2 पाई रखोगे तो भी 0 आएगा बेटा, क्योंकि मीन पोजीशन पे हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है, 0 होता है। बताया था मीन पोजीशन पे क्या होता है, सिग्मा एफ क्या होता है, 0 होता है, राइट, हाँ। यही तो एफ इसकी कंडीशन है कि मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है वो ना, हाँ। मीन पोजीशन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, राइट। समझ में आ रही है ना बात, ग्रेट। अब
इस पे आ जाओ। हम क्या करें कि इसमें देखो यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे देख लेते हैं ए की वैल्यू। तो यहाँ पर ए क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया पार्टिकल का। तो एक्सट्रीम वैल्यू पोजीशन पे क्या होता है हमारा फेज, यहाँ पे π/2 होता है जैसे ना। हाँ, तो साइन π/2 फेज π/2 होता है। तो साइन π/2 साइन π/2 1 हो गया। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो गया 1, ये माइनस a ओमेगा स्क्वायर इंटू 1। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका आया बेटा इस पोजीशन पर। चलो मैं पेन चेंज करता हूँ। यहाँ पर a आ गया माइनस a, और ये कितना हो गया, मैक्सिमम होगा बिल्कुल ऑब्वियसली, क्योंकि इससे बाहर तो जा नहीं रहा। x यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम है। एम्पलीट्यूड आपका आ गया, पहुँच गया ना हाँ इस पॉइंट पर, एक्सट्रीम पॉइंट पे। तो a मैक्सिमम हो गया, ये आपका a ओमेगा स्क्वायर हो गया, राइट। यहाँ पर देखो 3π/2 रख के देखो, 3π/2 और माइनस क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन आपकी, ये हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ली है, तो डायरेक्शन इसकी कौन सी हुई, ये डायरेक्शन हुई यहाँ पर। तो ये माइनस आ गया, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखो 3π/2 है, यहाँ पे फेज की वैल्यू ध्यान है ना। हाँ, यहाँ पे 0 से शुरू हुआ, π/2 वापस पाई और फिर 3π/2। तो 3π/2 रखो यहाँ पे। तो 3π/2 साइन कितना हो गया, साइन 3π/2 कितना हो गया, -1 हो गया। तो -1 इंटू ये, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो a ओमेगा स्क्वायर बच गया। तो यहाँ पे आपकी a आ गया a ओमेगा स्क्वायर। देखो प्लस, प्लस का मतलब क्या है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। और यही हो रहा है, देखो एक्सेलरेशन जब यहाँ पे वेलोसिटी 0 पहुँच चुकी है, एक्सेलरेशन कहाँ रहेगा, एक्सेलरेशन हमें पता है कि एसएचएम में हमेशा टुवार्ड्स मीन पोजीशन होता है, भूलना नहीं, एसएचएम में एक्सेलरेशन हमेशा टुवार्ड्स मीन पोजीशन होता है बेटा, ठीक है। चलो ग्रेट। तो ये थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, लेकिन कोशिश की है कि समझाते हुए ठीक से हर बच्चे को समझ में आ जाए, है ना। चलते हुए मतलब ऐसे इस हिसाब से चलें कि भी हाँ हर बच्चे को समझ में आ जाए। लेकिन हमने, क्योंकि सिलेबस काफ़ी लंबा है बेटा, टाइम लगने वाला है इसमें, तो स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी हमें, राइट। ओके, तो ये हमारा एक्सेलरेशन वगैरह सब चीज़ें हमें पता लग गई। यहाँ पर मीन एक्सट्रीम पोजीशन पे ये होता है, मीन पोजीशन पर में 0, यहाँ पे ये होता है। अच्छा वेलोसिटी बताओ, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होती है, यहाँ पे 0 होती है, और यहाँ पे वी मैक्स होती है। वी मैक्स की वैल्यू कितनी आई थी, वी मैक्स की वैल्यू बताओ, a ओमेगा, ये हुई। अब अगर हम इसमें एनर्जी की बात करें, किसकी बात करें, एनर्जी की बात करें ना, तो बेटा कितनी एनर्जी होगी, यहाँ पर v वेलोसिटी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी कितनी होती है आपकी। क्योंकि अच्छा बताओ पहले कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी यहाँ पे, अगर वर्क एनर्जी थ्योरम की हम बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा ना। हाँ, तो ऑब्वियसली कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ एक ही है। कौन सा फोर्स है, Fx, मतलब जो स्प्रिंग फोर्स है Fs, वो काम कर रहा है, राइट। स्प्रिंग फोर्स ही काम कर रहा है ना। हाँ बेटा, उसी एग्जाम्पल को लेकर हम पूरी एसएचएम समझ रहे हैं। कौन सा एग्जाम्पल को, स्प्रिंग ब्लॉक को लेकर, ठीक है। क्योंकि वो आपका जो मोशन है स्प्रिंग ब्लॉक की, अगर हम उसको मीन पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस कर दें तो वो आपकी एसएचएम होती है। तो ये देखो मीन पोजीशन पे यहाँ पे कौन सा स्प्रिंग फोर्स ही काम कर रहा है, और कोई फोर्स काम कर रहा है, एमजी नीचे की तरफ काम कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में है, तो उसकी वजह से वर्क डन 0 हो जाएगा। तो एमजी को तो खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो कौन सा फोर्स है इस डायरेक्शन में, कौन सा फोर्स है इसके अलोंग, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, ऑब्वियसली आपका कौन सा है, स्प्रिंग फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स है स्प्रिंग फोर्स। दैट मीन्स कि ये हमने देखा था कि WC प्लस WNC प्लस W एक्सटर्नल इक्वल टू डेल के है, राइट। और यहाँ पे ये NC क्या है, या तो ड्रैग फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स, तो दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो ये 0। एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं है, तो इसकी वैल्यू भी 0। और ये जो है ये केवल आपका फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, फ्रिक्शन फोर्स X जो भी वर्क डन होगा वो होगा, राइट। हाँ, तो केवल कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, एक कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स लगता है तो हमने क्या सीखा था कि ये कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन जो होता है ये माइनस डेल यू होता है। दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू डेल के, और डेल यू प्लस डेल के इज इक्वल टू 0, यानी ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो आपके चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, है ना। दोनों का मतलब सम 0 रहेगा। मतलब क्या होगा, यहाँ से देखो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे, अच्छा एक और था कि पार्टिकल मीन पोजीशन पे यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या रहता है, क्या करता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है बेटा, है ना। हाँ, स्टेबिलिटी की कंडीशन है ये
क्या कि पार्टिकल का कोई भी पार्टिकल स्टेबल है या नहीं है। तीन तरह के मतलब आपके इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती हैं, आपका स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल स्टेबल है ना, हाँ न्यूट्रल पोजीशन। तो वो तीन तरह के कंडीशन वो डिस्कस कर लेंगे किसी और क्लास में। आज अभी तक के लिए तो इतना ही समझ लेते हैं, इतना ही काम की बात है हमारी। अगर हम क्या है कि हम u और x में थोड़ा हो सकता है आपको ये चीज़ हमने डिस्कस नहीं की है तो आपको नहीं मतलब समझने में थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे u मतलब u क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम है ना, और x उनके बीच के सेपरेशन। अगर वहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये इस तरह का ग्राफ बनता है बेटा, ठीक है, इस तरह का ग्राफ बनता है। और ये जो कंडीशन होती है, देखो इसको आप वैसे भी समझ सकते हो कि सपोज यहाँ पे ये जो ग्राफ बन गया, यहाँ से जैसे इधर जाएंगे तो ये u आपकी बढ़ जाएगी, है ना, हाँ ये वैसा ही केस हो गया। वैसा समझो, इसको एनालॉजी ले सकते हो आप कैसी कि यहाँ पर पार्टिकल है, यहाँ पे सपोज ये बाउल है और बॉल में है ना, बॉल है यहाँ पे, तो बॉल को ऐसे लेके जाओगे तो बाउल वापस आनी शुरू करेगी, यहाँ पे लेके जाओगे तो यहाँ पर से भी वापस आनी शुरू कर देगी, ये मीन पोजीशन पे। तो मतलब कहाँ पे पोजीशन बने रहने की कोशिश करेगी, वो मीन पोजीशन पे करेगी। और मीन पोजीशन पे हमेशा इतना ध्यान रख लो कि पोटेंशियल एनर्जी आपकी मिनिमम होती है। इस पॉइंट को हम एक्स नोट ले सकते हैं, मीन पॉइंट को। ये वर्क एनर्जी थ्योरम का है बेटा, ये टॉपिक अभी छूटा हुआ है तो कोई बात नहीं, इसको कवर कर देंगे एक क्लास लेके। तो ये यहाँ पर सपोज यू नोट है, मिनिमम है, और यू नोट को हम रेफरेंस, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी में एक बात और होती है कि हम किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को रेफरेंस मान सकते हैं। जैसे कि आपका बॉल और अर्थ के सिस्टम को मानते हैं तो बॉल को अर्थ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी कंसिडर कर लेते हैं, एच जीरो कर लेते हैं ना, एच mgh जीरो मान लेते हैं। तो वो रेफरेंस पॉइंट मतलब क्या हो गया, आपका अर्थ सरफेस हो गया। तो वो रेफरेंस पॉइंट की बात कर रहे हैं कि हम रेफरेंस अपने हिसाब से ले सकते हैं, जैसे काइनेमेटिक्स में हम रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपने हिसाब से ले सकते हैं ना, वही बात है इसमें। तो यू नोट हम मिनिमम मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं कि यू नोट आपका किसके इक्वल टू जीरो है, ये रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं हम, ठीक है। और यू नोट का मतलब कि जो स्टेबिलिटी कंडीशन है, और सबसे ज़्यादा पार्टिकल स्टेबल कहाँ पर है हमारे केस में, एसएचएम के केस में यहाँ पर मीन पोजीशन पे स्टेबल है। तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि भाई मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी है, वो जीरो है। कितनी है, जीरो, पोटेंशियल एनर्जी हमारी जीरो है, ठीक है। तो चलो एनर्जी और इसका हम या तो नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं बेटा, क्योंकि थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा लेक्चर। तो इतना तो हमें समझ में आ गया। आज के लेक्चर में हमने इतना समझ लिया कि पार्टिकल के कौन कौन सी बेसिक चीज़ें, रिकैप कर ले एक बार, हाँ, कि पार्टिकल मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में टू एंड फ्रो मोशन करता है, राइट। एक्सट्रीम पॉइंट्स पर जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो मैक्सिमम होता है, और उसको डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं ए, क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, ए फॉर एम्पलीट्यूड, ए बोलते हैं। हमें यह पता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी मीन पोजीशन पे होती है, जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, ए ओमेगा होती है। और वेलोसिटी मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पे होती है, आपकी एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है, मतलब जीरो होती है ना, राइट। मिनिमम हो गई मतलब जीरो हो गई, वहाँ से मोशन रिवर्स हो जाती है। और मीन पोजीशन पे फोर्स जो है वो कितना होता है, जीरो होता है। मीन पोजीशन पे फोर्स जीरो होता है और एक्सट्रीम पोजीशन पे फोर्स मैक्सिमम होता है। क्यों कि देखो ए आपका मीन पोजीशन पे जीरो आया, राइट, और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, ए ओमेगा स्क्वायर आ रहा है इस पर, और यहाँ पर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर आता है। माइनस साइन आपका किसको, डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी आपकी, किसी भी टाइम टी पर वेलोसिटी आपकी यहाँ से आती है, मतलब टाइम टी पर जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्स डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, तो आपका ये वेलोसिटी का रिलेशनशिप आ रही है, ठीक है। और मैक्सिमम वेलोसिटी ये क्या हो गया, एक्स इक्वल टू जीरो, मीन पोजीशन पे रहेगी तो एक्स इक्वल टू जीरो रख देंगे तो आपकी ए ओमेगा आ जाएगी। तो ये बेसिक बातें हमने समझ में ले ली, ठीक है। इसके अलावा अगर हम टाइम फंक्शन की बात करें कि वेलोसिटी टाइम के साथ में कैसे आ रही है, कैसे चेंज हो रही है, तो वो हम इससे निकालते हैं, ये इक्वेशन है ना, एक्स वाली इक्वेशन जो हमारी जनरल इक्वेशन है, उसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा वेलोसिटी मिलेगा, और उसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारी क्या होगा, क्या मिलेगा, हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक है बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट है, और ये आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ में क्लियर होने चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर ये क्लियर है आपको तो एसएचएम आपको बिल्कुल समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी वेरिएशन कैसे होता है, एक्सेलरेशन कैसे वेरी करता है, फोर्स कैसे वेरी करता है, कहाँ पर किसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, और ये अब अगर ये समझ में आ गया हमें, तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा। देखो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी को हमने क्या कंसिडर किया था, अभी हम डिस्कस करते ना, हाँ, यहाँ पे मेन पोजीशन पे हम उसको जीरो मान रहे हैं, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे, चलो एक बार बता ही देते, पर कर्व भी ड्रॉ करना पड़ेगा, वो सब चीज़ें होंगी।
तो टोटल एनर्जी यहाँ पे हो जाएगी आपकी कितनी, काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा ऑब्वियसली, और वो कितनी होगी, मैक्सिमम होगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² होती है, तो हाफ mv², तो एक v की वैल्यू ये रख सकते हो आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, यहाँ पे हाफ ma² ओमेगा² हो गई, ठीक है, यहाँ पे 0। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो एक बार आप थोड़ा सोचो कैसे करेंगे, है ना। एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाएंगे, क्योंकि क्या है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कंजर्व है, तो वहाँ से पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी हमें, ठीक है, हाँ उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आप एक बार देखो ना, हाँ लंबा लेक्चर हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल होगा, फिर आपको भी बोरियत महसूस होने लग जाएगी शायद। तो हम इसको एनर्जी वाले जो कॉन्सेप्ट है उसको नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे। इसके अलावा ग्राफ में वेरिएशन कैसे आता है, किसके साथ में, फेज के साथ में कैसे वेरी करते हैं, एम्पलीट्यूड के साथ में कैसे वेरी करते हैं, इसके साथ में और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ में कैसे वेरी करते हैं, ये भी एक कॉन्सेप्ट है बेटा, इस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। और फिर जो इसके बाद में रहेगा कि हमारा जो टाइम पीरियड है SHM का, है ना, टी की जो हम बात कर रहे हैं इसमें ना, ग्राफ में देखो क्या लिया था हमने, यहाँ पे हम ले रहे थे ना ये टी, कैपिटल टी, टाइम पीरियड कैसे वेरी करता है, उसी पर क्वेश्चंस बनते हैं ज़्यादातर। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं इससे नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में, राइट। और फिर हम स्पेसिफिक केस ले लेंगे कि हाँ किस तरह का जो पार्टिकल किस तरह के SHM कर रहा है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है या फिर आपका पेंडुलम सिस्टम है, राइट, या फिर कोई स्ट्रिंग से बॉब जो है वो SHM कर रहा है, या फिर आपका किस तरह की मोशन हो रही है फ्लूइड में कोई ब्लॉक है जो फ्लोटिंग कंडीशन में है, उसको अगर हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं उस पर, तो उसमें SHM किस तरह की होगी, ये मतलब स्पेसिफिक केस होंगे। या फिर गैस पिस्टन सिस्टम है उसमें SHM कैसी होगी, ये स्पेसिफिक केस हैं आपके। या फिर एंगुलर SHM कैसे होगी, एंगुलर SHM वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये लेक्चर वही लेक्चर करने वाले हैं, ये हमारा थोड़ा सा इसका SHM का प्लान है। तो जुड़े रहिए, पूरा SHM अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आपके कोशिश ये रहेगी कि बिल्कुल हर बच्चे को समझ में आ जाए, 0 से उठा के एडवांस लेवल तक हम इसको कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए बेटा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हमें समझ में आए कि भाई आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना, राइट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, विश यू ऑल द बेस्ट।